हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों आज का आपका टॉपिक रहेगा बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस। ये तीन टॉपिक पे बात करेंगे। पहले समझेंगे कि बिजनेस ऑडिट क्या है और अकाउंटिंग क्या है। ऑडिट मीन्स होता है अंकेक्षण करना, जांच करना, चेक करना। सपोज किसी कंपनी का, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, तो जैसे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है जिसको बोलते हैं पब्लिक, और प्राइवेट को बोलते हैं प्राइवेट, तो उनकी अपनी एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट हर एक कंपनी का होता है। कैसे? उसमें एसेट्स, लायबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लायबिलिटी। इस प्रकार के चार बेसिक इसके अगर देखा जाए तो एक टर्म होते हैं। इनको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। सपोज हम क्यों जांच करते हैं भाई? कभी काल कोई कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइवेट की जांच की जाती है। प्राइवेट का मेन मोटिव क्या होता है? टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, पैसा सबसे ज्यादा आजकल है। अब जैसे देखते होंगे, कभी जियो कंपनी था, रिलायंस कंपनी था, या आपका टाटा है, बिरला है, सब लोग है क्या प्राइवेट कंपनी है, लेकिन एक दूसरे कंपटीशन में होड़ में जनता को कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाते? या हो सकता, क्यों बेवकूफ हो सकता, मार्केट में अपनी शेयर वैल्यू जो होता है स्टॉक मार्केट में अपने वस्तुओं का प्राइस ज्यादा दिखाते हो, तो लोगों को लगेगा इसका मतलब ये शेयर अच्छा बिक रहा है, खरीद लो। या सस्ता दिखाते तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता बिक भी ना रहा हो। तो हर एक पॉइंट का आप क्या करते हैं? जांच करते हैं। मतलब धोखाधड़ी, फ्रॉडगिरी ऐसा कोई काम ना हो, उसी का आप जांच करते हैं। इससे क्यों? क्योंकि कहीं जैसे क्या होता है, कुछ लोग टैक्स की चोरी करते हैं तो उसकी भी आप जांच करते हैं। तो हर एक पहलू की आप इसमें क्या करते हैं? जांच करते हैं। क्या क्या? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशनल, कैपिटल गेन, जितना आप इनकम टैक्स जो चैप्टर पढ़ेंगे, ये भी सारी चीज की आप जांच करते हैं। तो चाहे आपका प्राइवेट में हो चाहे आपका पब्लिक में हो, तो दोनों की जांच की है। अब जो आपका गवर्नमेंट में होता है उसको बोलते हैं सीएजी। सीएजी उसको क्या है कि जिसको बोलते हैं वो जांच करता है, वो भी एक सीए ही होता है। ठीक है दोस्तों, इनका काम क्या होता है? गलतियों को पकड़ना। ऐसा तो नहीं देश को गुमराह किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा है, फाइलों में नाम तो आ रहा है लेकिन जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। बोल दिया कि यहाँ 100 लैपटॉप बढ़ गया लेकिन बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है। या बोल दिया गया लाखों लोग को रोजगार दिया गया लेकिन वैकेंसी एक भी नहीं निकाली गई। तो ये बेसिक चीज क्या करते हैं? उसी की जांच करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। अब इसमें जो आप जांच होती है, आकेक्षण होती है, ऑडिट होती है, मंथली होती है, वीकली होती है, ईयरली होती है, हाफ ईयरली होती है, क्वार्टरली भी होती है। हर एक प्रकार से उसकी जांच की जाती है। और जांच होगा, लेबर की जांच होती है, मटेरियल की जांच होती है, हर एक चीज की बारीकी चीज की चेक की जाती है। ये होती है आपकी ऑडिट। अब इसमें आप डीपली क्या जाना, बस बारीकी चीज अगर आपको समझ है तो इसमें आप जल्दी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला बात करते हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग बेसिक देखा जाए तो अकाउंटिंग ही कॉमर्स का बेसिक नींव है, बेसिक आधार है, जिसमें आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कारपोरेट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है? जो आपका वित्तीय होता है। जैसे आप देखते होंगे 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोजिंग होता है, बंद होता है। तो एक साल के अंदर में जो भी आपकी जितना लेन देन है, बिक्री कितना हुआ, कितना अपना कंट्रा वाउचर में है, कितना रिसीव में है, कितना पेमेंट में है, इसकी सभी क्या करते हो? चेक करना, जांच का एक प्रकार से ऑडिट का एक बेसिक आधार बनता है। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? शुरुआत में पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या है, देन उसके बाद जर्नल एंट्री क्या है, लेजर क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, देन बैलेंस शीट क्या है। ये बेसिक आपकी शुरुआत होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फिर इसमें पढ़ेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग क्या है। ये बेसिक चीज आपको यहाँ से पूछता है। अब एक एक करते बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग देखते होंगे जो छोटे मोटे लोग, छोटे छोटे जो व्यवसाय करते हैं, कुटीर उद्योग करते हैं, या छोटी छोटी जो आजकल लोग रेडी भी लगाते हैं, वो भी रखते हैं रफ कॉपी। तो उस पर क्या करते हैं कि कितना उनके पास से माल बिका उसको लिख लेते हैं, कितना उधारी हुआ उसका नाम लिख लेते हैं, कितना अभी पेमेंट हो गया उसका लिखते हैं, कितना पेमेंट अभी रुका उसका भी नाम लिखते हैं, कितना माल वापस गया फिर वापस ही आ गया उसका भी नाम लिखते हैं। तो हर एक क्या करते हैं इसको 7 बाउचर, अगर जो लोग टैली सीखे होंगे तो वहां पर सिखाया जाता है 7 बाउचर। कंप्यूटर जो फंक्शन की से आप शुरुआत करते हैं, एस मारेंगे तो सेल आएगा, पी से परचेज होगा, आर से रिसीव होगा, फिर पी से आपका क्या होता है? पेमेंट हो जाता है। इस प्रकार के कभी पेमेंट होगा, कभी रिसीव होगा, कभी पेमेंट रिसीव होगा, कभी सेल्स होगा, कभी सेल्स रिटर्न होगा, कभी परचेज होगा, परचेज रिटर्न होता है। ये बेसिक चीज आपका होता है बुक कीपिंग।
बुक कीपिंग के आधार पे फिर आप क्या करते हैं, जर्नल एंट्री कर दें। लेकिन शुरुआत में जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, उससे पहले आप बनाएंगे 3 लेजर। 3 लेजर कौन कौन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल जो होता है आपका किसी व्यक्ति के नाम से होता है, दूसरा होता है रियल अकाउंट जो किसी गुड्स से जुड़ा होता है, नॉमिनल तीसरा होता है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम पे 3 अकाउंट बनाते हैं। अब जैसे पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, विकास, रत्नेश, इस प्रकार के जो नाम आते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आता है। लेकिन इसी में एक पर्सनल और बनता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पर्सनल होता है। जैसे आप देखते होंगे कोई कॉलेज है, हमारे दीनदयाल उपाध्याय, तो ये दीनदयाल कोई व्यक्ति है, उनके नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कोई बैंक है, इंडस बैंक, लेकिन ये कोई एक नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई एक्सिस बैंक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई नाम से, तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो आप पर्सनल अकाउंट, देन उसके बाद आप पढ़ते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट पढ़ देंगे जो आपके गुड्स से जुड़ा होता है। लेकिन उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है। अब आइए 3 अकाउंट क्या क्या है। पर्सनल में जैसे क्या होता है, आपने कोई वस्तु किसी के नाम को मान लीजिए पेमेंट किया, तो आप एंट्री करेंगे कमिंग और मान लीजिए गोइंग। अगर कोई वस्तु आपके पास आती है तो उसको या आपके पेमेंट होता है, आपने पैसा रिसीव किया तो उसको करेंगे डेबिट, आपने दे दिया तो उसको करेंगे क्रेडिट। यही चीज होता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम होता है। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वहां पर डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बात करिए, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग। तो डुअल एस्पेक्ट के आधार पर ही ये डबल एंट्री सिस्टम बनाया गया था। इससे क्या पता चला, मान लीजिए राम और सुरेश 2 व्यक्ति हैं, राम ने वस्तु बेचा सुरेश को और सुरेश ने पैसा दिया। मान लीजिए सुरेश ने बेचा और राम ने खरीदा और राम ने पैसा दिया, तो एक के पास वस्तु है, एक के पास पैसा है, तो एक क्या करेगा, अपने में डेबिट करेगा, दूसरे को क्रेडिट करेगा। ये अपने को डेबिट करेगा, दूसरे को क्रेडिट करेगा। इस तरीके डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं। फिर इन्हीं अकाउंट के आधार पे आप जितना आप बुक कीपिंग किए हैं उसको आप क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। वही जर्नल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू सेल, या मान लीजिए उधार है तो लिखेंगे राम अकाउंट डीआर टू कैश या टू सेल। इस प्रकार की चीजें आप लिखते हैं। उधारी होगा तो नाम लिखेंगे, कैश होगा तो नाम नहीं लिखेंगे। ये बारीकी चीज को याद रखना पड़ता है। कभी डिस्काउंट देंगे तो उसको डेबिट करेंगे, कभी क्रेडिट करेंगे, या कभी आप डेबिट होगा तो मान लीजिए आप डिस्काउंट दिया तो डेबिट, आपने डिस्काउंट नहीं दिया है, प्रीमियम किया तो आप क्रेडिट। इस प्रकार की बारीकी चीज को ध्यान रखना पड़ता है। देन उसके आधार, इसी के आधार पे आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है, जो जितने आपके डायरेक्ट खर्चे होते हो डेबिट साइड और जितने आपके इनडायरेक्ट होते हो क्रेडिट। अब इसमें क्या करता है, डायरेक्ट खर्चे जो भी आपको मटेरियल है, लेबर, ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, जितने सब आएंगे आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब ही नाम पूरा व्यापार की स्थिति को बताती है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो आपका पूरा इनडायरेक्ट खर्चा होता है। इनडायरेक्ट खर्चे को आप डेबिट साइड, बाकी जो आपका सेल्स रिटर्न हो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो 2 आप अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। फिर इसी को आप चेक करते हैं, एडजस्टमेंट भी चेक करते हैं, कोई आइटम छूट तो नहीं गया। देन चेक करने के बाद फिर एक बार ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में होता है तलपट, हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर इसके 2 मेथड होता है, एक बैलेंसिंग मेथड, एक होता है मैथमेटिक्स मेथड। बैलेंसिंग मेथड वो होता है दोस्तों जो आप कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते, जो आप चेक करते थे। मान लीजिए कहीं पर आपने 1000 रुपये लिखने बजाय वहां आपने 10,000 लिख दिया, तो आपको फर्क कितने दिख रहा है, 9,000 का। तो 9,000 कहां से एक्सेस ज्यादा आया, तो ट्रायल बैलेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो आपका कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होता है उससे हम चेक करते हैं। या तो आप होता मैथमेटिक्स, या बाई चांस कोई डिजिट आप कभी कल होता है ना, डिजिट एक डिजिट ज्यादा हो गया, या एक जीरो, आप पता 1000 लिखना था, आपने एक जीरो बढ़ा दिया तो वो आपका 10,000 हो गया। तो सोचिए कितना इंपैक्ट पड़ेगा, 9,000 का। अनबैलेंस होगा कि नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। देन इसी के बाद आप लास्ट में बनाते हैं पूरा एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट व्यापार की स्थिति को बताती है, कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी ज्यादा है मार्केट में तब भी ठीक है, एसेट्स अगर कम है तो इसका मतलब बिक्री ज्यादा हो रही। पता चला लायबिलिटी बहुत कम है, एसेट्स बहुत कम है, इसका मतलब है क्या इन्होंने कहीं इलीगल तरीके से तो मार्केट नहीं कर रहे, इतना अच्छा क्या इनकी गुडविल है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, अगर जो व्यक्ति बहुत से लोगों से उधार लेके जीता हो तो लोग कहेंगे हो सकता है भाई इसकी मजबूरी है, और जो व्यक्ति किसी से उधार नहीं ले रहा है तो इसका मतलब इसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, इसकी व्यापार की स्थिति ठीक है, इसीलिए दूसरे से ज्यादा उधार नहीं लेता है। तो ये क्या होता है, व्यापार की पूरी स्थिति को बताती है कि अगर इनकी लायबिलिटी ठीक है, एसेट्स ठीक है, तो व्यापार की स्थिति ठीक है।
अगर दोनों में अनबैलेंस होगा तो कोई ना कोई गड़बड़ होगा। तो जो आपका बैलेंस शीट होती है इसी व्यापार की स्थिति को बताती है। समझो ऐसे क्या होती है बैलेंस शीट, जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई बीमारी हो गया तो डॉक्टर क्या करता है उसकी नब्ज पकड़ दे, नाड़ी पकड़ के पता कर लेता है कि भाई इनका जो है वात है, कफ है या किस प्रकार की कौन सी बीमारी है, तो पता चल जाता है नाड़ी से। ठीक उसी प्रकार से बैलेंस शीट से पता चलता है कि इनकी व्यापार की स्थिति एक रनिंग में है या एक मान लीजिए ड्यूरिंग अभी चल रही है या इंक्रीजिंग अवस्था में या डिक्रीजिंग अवस्था में है, कौन सी पोजीशन में अभी चल रहा है, ये स्थिति की बात बताती है। या अगर बहुत से लोग होते हैं बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े जो मालिक होते हैं कंपनी के, तो क्या करते हैं सी अपने पास रखते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंट वो उनको राय देता है। लेकिन आजकल चार्टर्ड अकाउंट अगर चाहे तो अच्छा से काम करे, देश आगे बढ़े, लेकिन क्या किया जाए, वो टैक्स की चोरी बताता है, टैक्स कैसे चोरी किया जा सकता है, वहां के पैसे एग्रीकल्चर में डाल दो, एग्रीकल्चर का पैसा नील होता, आज यहाँ का पैसा रियल एस्टेट में दिखा दो, रियल एस्टेट दिखाने के बाद फिर बोल दो देखो यहाँ पर बहुत सी महंगाई है, टैक्स रेट बढ़ गया, मैं पेमेंट नहीं कर, तो उनको राय देता है। लेकिन उनका काम होना सही दिशा देना, ना कि गलत दिशा देना। इससे देश पे, आम जनता पे महंगाई का इम्पैक्ट पड़ता है। जो महंगाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो देश की डिवैल्यूएशन होने लग जाएगा करेंसी की। इसीलिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि अपने लिए जियो, सभी के लिए जियो, और पढ़ाई का मतलब भी प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे बहुत से बच्चे पढ़ते हैं टैली, तो टैली में वो पढ़ते हैं 7 वाउचर क्या, 28 ग्रुप क्या है, 3 लेजर क्या है। तो यही चीज आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक आधार होता है। उसके बाद हमने बात किया प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आप पढ़ते होंगे, जैसे गोइंग कंसर्न क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, अक्रूवल क्या है, डुअल क्या है, ये बेसिक चीजें आप पढ़ते होंगे। गोइंग कंसर्न क्या कहता है, किसी व्यापार की मतलब अगर आपने शुरुआत किया तो इसकी कोई कोई अंत जरूर होगा, लेकिन ये चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक्यूरेसी मींस होता सटीकता की बात करता है, ऐसा नहीं कि फालतू के आइटम अपने व्यापार में डालो, जो आपके व्यापार की जरूरत वही वस्तु आप बेचो। बहुत से लोग होते हैं कि व्यापार करते साइड में उनको लालच बढ़ती, नहीं अब गद्दे रजाई व्यापार कर लो, ठंड का दिन है, ठीक कर सकते, बट आपका जो प्रथम व्यापार था, फर्स्ट जो आपका व्यापार था, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा होता है इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम की बात करता है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, एक को डेबिट करेंगे दूसरे को क्रेडिट करेंगे, ये भी मेथड यूज करते हैं। तो मैथ उसके बाद होता है मेजरमेंट ऑफ अकाउंटिंग। मेजरमेंट मींस होता है जब आप कोई वस्तु बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस पैसे को आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे कोई वस्तु आप बेचेंगे तो उसको पैसे में मेजर करेंगे, नापेंगे, चेक करेंगे, तौलेंगे, ये चीज होता है। जैसे मीटर में बेचा, लीटर में बेचा, किलो में बेचा, तो उसको एक पैसे में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। 1 मिनट दोस्तों मैं आता हूँ, दरवाजा खटर पटर हो रहा। जी हाँ दोस्तों, तो मेजरमेंट क्या होता है, किसी चीज का मेजर करना, मापन करना, चेक करना। तो ये बेसिक चीज आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में टोटल सिर्फ 12 पॉइंट है, एक एक करके एक बार रिकॉल करना, देख लेना बेसिक चीज। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग क्या है, एएस बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी आपको पढ़ना पड़ता है, AS 24 क्या, AS 23 क्या, AS 22 क्या है, AS 26 क्या है, ये बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ता है। ये क्या करता है, अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल की बात करता है, सिद्धांत की बात को ये बताता है कौन सा एक मेजर होना चाहिए। जैसे अमेरिका में जो आपका बैलेंस शीट बनता है, जैसे भारत की जो बैलेंस शीट बनती है, राइट साइड में हम एसेट्स दिखाते हैं और लेफ्ट साइड में लायबिलिटी दिखाते हैं। तो अमेरिका में क्या होगा, राइट साइड में लायबिलिटी दिखाएंगे और लेफ्ट साइड में एसेट्स दिखाते हैं। तो ये बेसिक चीज स्टैंडर्ड है, एक मेजर है, सॉरी एक स्टैंडर्ड है, उस पर बात करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑडिट का एक पार्ट बताएगा, गुडविल का अलग पार्ट बताएगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का अलग बात करेगा, उसके बाद आपका इनकम टैक्स की अलग बात करेगा, होल्डिंग कंपनी का अलग बात करेगा, सब्सिडरी कंपनी का अलग बात करेगा। पूरा एक मेजर है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का। ये भी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसे पूछ लेगा कौन से एएस मान लीजिए 22 में कौन सा आएगा, 26 में क्या आएगा, 24 में क्या आएगा, ये आपको बेसिक चीज कुछ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आपका पार्टनरशिप, इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पार्टनरशिप क्या होता है, बेसिक देखिए, पार्टनरशिप का एडमिशन होना, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट होना, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना, पार्टनरशिप का डेथ होना। तो बेसिक प्रोसेस है, इसको समझना। अब मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं मिल करके पार्टनरशिप, लेकिन उससे पहले जब पार्टनरशिप कोई आप बनाते हो तो एक डीड जारी करना पड़ता है। एक डीड मतलब एक A4 साइज पे आप 2 लोग बैठ के लिखित करोगे, कितना मैंने कैपिटल लगाया, आपने कितना पूंजी लगाया, तो उन दोनों का जो भी होता है उसी पूंजी के आधार पे, कैपिटल के आधार पे रेशियो बनेगा, प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया जाएगा।
ये चीज थोड़ा मैथमेटिक्स होता है। जैसे मैथमेटिक्स मतलब कोई मान लीजिए 1/4 लेके आया, कोई 1/3 लेके आया, तो अब हिस्सा क्या होगा भाई, इसका तो ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। ये बोला जाएगा ठीक है जितना आपके पास पूंजी इतना इनके पास, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ वो कहेंगे भाई आपने 1/3 ही पूंजी लगाया, मैं 1/4 पूंजी लगाया। इस रेशियो लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। ये भी इनका मेथड होता है। अब जो होता है इसमें क्या क्या, एडमिशन का अलग होगा, रिटायरमेंट का अलग होगा, डेथ का अलग होगा, डिसोल्यूशन का अलग होगा। ये बेसिक चीजें याद रखना, इसी हिसाब से मेथड चेंज होता है। लेकिन उससे पहले पार्टनरशिप जो आपका 1930 ये एक्ट होता है, ये भी याद रखना कौन सा एक्ट है, तो 1932 ये पार्टनरशिप का बेसिक एक्ट है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको एक डीड जारी करना पड़ता है। डीड, अगर आपने डीड जारी नहीं किया है, कभी भी अगर दो लोग पार्टनरशिप आपस में कोई फाइटिंग हो गया, कोई मिसबिहेव हो गया, आप कोर्ट कचहरी जाते हैं, तो इस डीड के आधार पे आपकी पूरी चेक किया जाए कौन सही है कौन गलत है। अब पता चला मान लीजिए 1/4 लेके कैपिटल लगाए, 1/3 लगाते हैं, ठीक। अभी बोलते नहीं मेरा तो 1/8 है, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलेगा भाई या 1/8 कह दिए, तो बोलेगा ऐसा नहीं होगा, डीड दिखाओ। शुरुआत में इसलिए डीड हो रहा है, इसमें 6% होना कंपलसरी की बात करता है कि जो है दिखाना पड़ता है। ये बेसिक चीज पर डीड पढ़ लेना, डीड में क्या क्या पॉइंट होता है कि कुछ शर्तें होती है, एक प्रकार से प्रूफ की बात करता है, याद रखना। फिर इसी में एक चैप्टर और भी आता है, वैसे अगर जो बीकॉम में पढ़े होंगे उसको भी बता देते हैं। इंसॉल्वेंसी, दिवालिया। अब दिवालिया कैसे होता है कोई व्यक्ति, सपोज करिए आपने कोई व्यापार किया, कोई कोचिंग खोला, माने 1 लाख रुपया लगा दिया, 1 लाख रुपीज आपने लगा दिया, इन्वेस्टमेंट किया। अब धीरे धीरे पता चला आपका मार्केटिंग अच्छा नहीं हो पाया, और हो सकता है टीचर जहां आपको लाना चाहिए 10,000 का, आपने टीचर लेके आए 50,000 में। अब पता चला ना तो बच्चे उतना फीस वसूल पा रहे हैं, आपके ज्यादातर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा और रेवेन्यू कम हो गया, आप घाटे में जा रहे हैं। तो ये कारण हो सकता है। कभी काल क्या होता है कि चीजें आपके पास बहुत महंगी थी, उसको आप सस्ती रूप में बेच दिया, सस्ती चीजों में उसको पता चला आपके पास अच्छे कंटेंट टीचर थे, अच्छे व्यक्ति टीचर आप रखते थे कि A to Z अच्छे टीचर थे, लेकिन पता चला स्टूडेंट जो फीस आपको लेना चाहिए 50,000 आप वहां लेना शुरू कर दिए 20,000, तो 30,000 आपका और कम हो गया रेवेन्यू। इससे क्या होता है, आप घाटे में जा सकते हैं। इसको मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये बेसिक चीज आपका इंसॉल्वेंसी जो आपका दिवालिया चैप्टर होता है ये बातें बताता है। तो ये भी काफी अच्छा चैप्टर है। इसी से जुड़ा दूसरा एक चैप्टर और पार्टनरशिप से भी बना होता है, लेकिन वो पूछता नहीं दोस्तों क्या उसमें बात करना, ठीक है। तो बस इतना ही है, जिसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं, बट इतना ही हम बात करेंगे, जो टॉपिक में है वही बात करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं, एक और भी है जिसको बोलते हैं कभी काल पूछ सकता है या ना भी पूछ सकता है, कन्वेंशनल अकाउंट। कन्वेंशनल बेसिक है तो वो भी देख लेना। अब लास्ट हम दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, किसी भी चीज का व्यवस्था को बनाए रखना। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या क्या पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे आप देखते हैं इसमें आता है ट्रायल बैलेंस क्या है, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट क्या है, दूसरा नेक्स्ट पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस क्या है, देन कैश फ्लो क्या है, फंड फ्लो क्या है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ये बेसिक आपके चैप्टर होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक एक करके लिख देते हैं। जो आपका टॉपिक पहले क्या होता है शुरुआत में कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप जो पढ़ते हैं क्या क्या, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस। दूसरा नेक्स्ट पढ़ेंगे आप ट्रायल बैलेंस के बाद रेशियो एनालिसिस क्या है, रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं एंड एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये भी आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे
बजटरी कंट्रोल सिस्टम, बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में अगला पढ़ेंगे, कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो क्या है एंड फंड फ्लो, फंड फ्लो। अगर आपने इतना पढ़ा है तो और एक और है, कभी काले भी पूछता जॉब कॉस्टिंग, वैसे आपका एक कॉस्ट अकाउंटिंग है लेकिन जॉब कॉस्टिंग भी पूछता है, जॉब कॉस्टिंग। बस तो आपने दोस्तों यहां से ये पूरे सब जितने सब फार्मूले बेस पे आपके होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एक शुरुआत में आता है आपका, और एक दूसरा इसी साइड में लिख देते हैं आपका, टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, ये बेसिक चीज है। अब इसमें क्या क्या होता देखिए, मैनेजमेंट यही कहता है कि जो आप व्यापार करते हो, जो आप ट्रेड करते हो, कितना आपके पास लेबर है, कितना आपके पास मटेरियल है, कितना आपका ओवरहेड खर्चा हो रहा, कितना आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा, कितना आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कैसे उसको आप बैलेंस करते हैं, कैसे उसको मैनेजमेंट करते हैं, सही तरीके से अपना व्यापार चलाते हैं। तो इसमें काफी जो हमने टॉपिक लिखा है, इन्हीं के आधार पर क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। जैसे शुरुआत में ट्रायल बैलेंस क्या, ट्रायल बैलेंस तलपट। ट्रायल बैलेंस से क्या करता है, व्यापार की बेसिक चीजें आपका, जैसे डिजिट को चेक करना कि कोई डिजिट तो गलत नहीं है, कहीं 1000 के बजाय 10,000 तो नहीं लिख उठा। तो ये दो तरीके से इसको चेक किया जाता है। इसको दो मेथड होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, आपका जो शुरुआत में हमने बात किया था बैलेंसिंग मेथड और मैथमेटिक्स मेथड, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इस मैनेजमेंट की चेकिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, अब ये दो तरीके से बैलेंस शीट बनता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आपका वर्टिकल ही बनता है, हॉरिजॉन्टल कम बनता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जिसमें ऐसे आपका एक साइड एसेट्स एक साइड लायबिलिटी, और उसमें अगर वर्टिकल बनता सबसे ज्यादा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अगर बनेगा तो ऊपर फिक्स्ड रहेगा लायबिलिटी, नीचे फिक्स्ड एसेट्स होगा। इस तरीके से थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसे अगर रहेगा तो हमें समझ में आ गया ये लायबिलिटी का पार्ट, ए भी लायबिलिटी, ए एसेट्स, ए भी एसेट्स, ये चीज होता है। तो अब ये हो जाता है बेसिक, ये तो शुरुआत की बात किया। अब यहाँ शुरू होता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जिसमें आप करंट एसेट्स क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, गेयरिंग रेशियो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, इन्वेंट्री क्या है, ये बेसिक चीज, इसमें सब कुछ आपका चैप्टर वाइज एक एक टू द पॉइंट इसमें पूरा फार्मूला बेस होता है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी क्या है, ये रेशियो की बात क्या कहना चाहता है, कितना आपके पास एसेट्स हैं, कितना आपके पास लायबिलिटी है, कितना आपके पास मटेरियल है, कितना पास आपके लेबर है, इन सबके एक रेशियो की बात करता है। अगर आपने किसी भी रेशियो, मान लीजिए मटेरियल ज्यादा आपने बढ़ा लिया, अगर बिक्री नहीं हो पा रही तो आपकी व्यापार की स्थिति क्या बता रही है, इसका मतलब आप मार्केटिंग अच्छा नहीं कर पा रहे, या आपके पास अच्छे कस्टमर नहीं है, या आपके पास हो सकता है ऐसे एरिया में आपने ट्रेड किया, व्यापार किया, जहां पर वहां पर डेमोग्राफिक आधार पर अगर चेक किया जाए कि लोग हो सकता है लोअर फैमिली के लोग हैं, या मिडिल फैमिली के लोग कम हो, या अपर फैमिली के लोग बहुत ज्यादा, लेकिन उनके लेवल की आप बस तो नहीं बना पाते हो। ये सारी चीजें रेशियो जो होता है हर एक पॉइंट की बात करता है। कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसी वस्तु को बनाने में कितनी आपकी बिक्री लगी, कितनी लागत लगी है। जैसे पेन है, इस पेन को बनाने में किस रेशियो में आपने ये इसमें इंक डाला, किस रेशियो में इसकी मेजर किया, इसका जो हाइट है, इसकी गुलाई है, कितना किया, कितना इसमें कितने ग्राम इंक गए। तो हर एक पॉइंट इसमें क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, उसको रेशियो में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इसलिए आप जो पढ़ते होंगे रेशियो एनालिसिस, ये पूरा मैनेजमेंट की बात को बताता है। आपके लाइफ में भी देखिए रेशियो ही चलता है। जैसे आप कहते हैं भाई 2 का रेशियो, बस 2 ही रोटी खाएंगे, कोई बोलता 5 रोटी खा लेंगे, बस थोड़ा सा दाल ले लेंगे, थोड़ी सी सब्जी लेंगे और अचार ले लेंगे। ये सब क्या है, आप एक मेजर ही करते हैं। हर दिन इंसान अगर देखा जाए, मैथ एक चीज ऐसी है कि हर दिन हर पल सुबह से लेकर शाम तक आपका मैथ ही चलता है, आपका मैनेजमेंट ही चलता है। अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट अनबैलेंस हो गया तो आपको तुरंत क्या करता है, नुकसान देना शुरू कर देता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें रेशियो एनालिसिस बिजनेस के पर्पज से पढ़ना है। उसको अगर आप जीवन से जोड़ना चाहते हो तो जोड़ भी सकते हो।
दूसरा होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट क्या है? अब एक्चुअल कॉस्ट क्या है? अब इसमें क्या होता है एक्चुअल दोस्तों, एक्चुअल अब समझ में, नहीं तो गलत लग जाता। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स क्या होता है, किसी को वास्तविक, जैसे एक स्टैंडर्ड आपने कोई मेजर बनाया कि मुझे 10 दिन के अंदर 500 क्वेश्चन करना है। अगर 10 दिन के अंदर आप 500 क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये आपका मेजर था। अगर उससे आप कम बनाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड लगता है, लेकिन जब आप पता 500 बजाय 600 क्वेश्चन बना देते हैं तो लगेगा कि मैं उस स्टैंडर्ड से काफी ऊपर अच्छा काम बेहतर कर रहा हूं। तो क्या कहती है व्यापार की स्थिति, बात करती है जिसमें अलग अलग इसमें आप मेथड पढ़ेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अगर आपने कभी कभी देखते हो कि व्यापार में कोई नहीं जानता था कब डीमोनेटाइजेशन होगा या कब आपका जो है जीएसटी आ जाएगा, एक क्या हमारे व्यापार पे इम्पैक्ट डालेगा, और इन्हीं का इम्पैक्ट की वजह से आपका मटेरियल महंगी पड़ गया, लेबर महंगे पड़ गए। अब जो व्यक्ति कोई एक स्टैंडर्ड बनाया था कि मैं 400 करोड़ में अपना व्यापार की स्थिति बेहतर कर लूंगा, आज उसको 600 करोड़ रुपया लगाना पड़ रहा है, तो 200 करोड़ क्या हुआ एक्स्ट्रा लगने लग गया। ये किस कारण से लग रहा है? तो तीन ही बेसिक चीज होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इसी को आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के माध्यम से उसको कैलकुलेशन करते हैं, जिससे फार्मूला होगा ASQ क्या है, एक होगा SQ स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक होगा AQ एक्चुअल कॉस्ट। अगर स्टैंडर्ड से थोड़ा कम है तो कहेंगे व्यापार की स्थिति ठीक है भाई, अगर उससे ज्यादा कॉस्ट लगेगा तो आप कहेंगे भाई स्थिति ठीक नहीं। ऐसे समझो कोई बच्चा है यूपीएससी तैयारी करता है, अपने घर से वो चलता है कि स्टैंडर्ड मेजर बनाया कि 1 साल के अंदर में या 2 साल मुझे 3 लाख रुपए खर्च करना है। अगर वो 3 साल मान ली दिल्ली में रहता है या मुंबई में रहता है, किसी बड़े महानगर में, उसने बोला कि मुझे 3 साल रहना है, हर साल मुझे 1-1 लाख रुपया खर्च करना है, अपना एक टारगेट बनाया। अब पता चला वो 3 लाख से अगर उसका 3.5 लाख हो गया तो बोलेंगे भाई स्टैंडर्ड से तो ज्यादा हो गया। अगर वो 3 से पता चला वो 2.5 में काम चला, बोलेंगे तो 50 बच गया। ये जो 50 कभी ज्यादा होना या कम होना, उसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे यही है, गवर्नमेंट का टैक्स का बढ़ जाना, गवर्नमेंट का टैक्स को घट जाना, या डिमांड और सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाना, मटेरियल का सस्ता हो जाना। अगर मटेरियल मान लीजिए खाने पीने की सस्ती हो गई तो आपका कॉस्ट कम पड़ेगा, अगर डिमांड ज्यादा हो गई, मटेरियल सप्लाई कम होगा तो महंगा हो जाएगा। तो यही आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट की बात को, व्यापार की स्थिति को बताता है। इसलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो व्यापारी होता है वो ज्यादा मोटे मोटे में बात करते हैं, वहीं बारीकी चीजों में नहीं करते। बारीकी में उनका सीए, उनका जो मैथमेटिक्स जो काम करने वाले वो लोग कैलकुलेट करके बैठते हैं। वो लोग यूनिट जैसे पॉइंट में, पॉइंट 1 में, पैसे में निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन बड़ा व्यापारी वो बोलेगा 500 करोड़, ठीक है डन। तो 500 करोड़ में अगर डन हो गया तो उनका, अगर मान लीजिए 500 करोड़ में है तो सोचेंगे भाई 600 करोड़ बनाना है, 700 करोड़ बनाना है। तो कौन बनाते हैं? उनके पास जो बैठे लोग होते हैं, वही कैलकुलेशन फार्मूला लगाएंगे कि ये फार्मूला लगाए, कि ये फार्मूला लगाए, मटेरियल सस्ता कहाँ से लाए, लेबर सस्ता से कहाँ है। जैसे को लोग कहते हैं ना कि यूपी बिहार से लेबर उठा लो, सस्ते मिल जाएंगे। अब पता चला उनको सस्ते लेबर मिल गए और ले जाकर के अमेरिका में उनको डिपोजिट कर दिया। अब डिपोजिट तो गलत शब्द लगता है, मतलब उनको वहां पर छोड़ दिए। अब अमेरिका में चले गए, वो काम कर रहे हैं। भारत से बोलेंगे भाई ये तो 10-10 हजार में काम करने का, अमेरिका में एक लेबर ढूंढेंगे तो पता चला उनको 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये लगेगा। भारत से 10 हजार में लेके जाओ तो 90,000 क्या हो रहा, बच रहा नहीं रहा। यही चीज क्या करते हैं, मटेरियल लेबर की बात होता है। कहीं से आप देखते हो कि सस्ता मटेरियल उठाते, उसको बना के महंगा बना के बेच देते कपड़े। ब्रिटेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इसी के आधार पे पूरा मेजर किया था। कैसे? यही का मटेरियल उठाता, यही कपड़े बनाता, यहीं पर लोगों को बेच देता था। ये डबल एंट्री सिस्टम के तरीके से वो काम करता था। यही लोग को क्रेडिट, यही लोग को डेबिट बनाता रहता है। तो ये बेसिक चीज हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? किसी भी चीज का, जैसे अगर 2 रुपए एक चीज है तो 2 में बेच दिया, कोई प्रभाव पड़ा नहीं। 2 रुपए एक चीज हमने 2.5 रुपए में बेच दिया तो 50 पैसा हमें क्या हुआ, प्रीमियम के प्रकार से कुछ प्रॉफिट हुआ। 2 रुपए की चीज थी, मैंने उसको 1.5 रुपए में बेच दिया तो 50 पैसे लॉस हुआ। ये चीज क्या करता है, ब्रेक इवन पॉइंट की बात। लेकिन ये कैसे होता है? कभी इसमें आपका रुपए की बात होगा, कभी सेल की बात होगा, रुपए में मेजर करेंगे, अब कभी हम सेल की बात करेंगे। ये भी पूरा फार्मूला बेस पे हम सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजटरी कंट्रोल सिस्टम वही बात है, गवर्नमेंट अगर बजट बनाती है, आपको अपने व्यापार की बजट बनाते हैं, कैसे उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। भाई कंट्रोल कैसे आप करेंगे? सपोज करिए आप कोई बजट बनाते हैं, आपने कोई बजट बनाया, अब बजट में एक होता है आपका रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक। अब रेवेन्यू में दो होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसीव्ड और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक रेवेन्यू का एक बनाते हैं दोस्तों कैपिटल, आप समझ में आ गया कैपिटल। अब वैसे कैपिटल में एक कैपिटल रिसीव और कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप समझ में आया, ठीक। अभी क्या होता है दोस्तों, अब मान लीजिए कैपिटल मीन्स होता है लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल 30 साल, कोई रोड बनाएंगे, कोई ब्रिज बनाएंगे, कोई हाईवे बनाएंगे, कोई कॉलेज बनाएंगे, कोई एयरपोर्ट बनाएंगे, कोई मान लीजिए ये जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है लॉन्ग टर्म के लिए, ये कैपिटल की बात करता है। रेवेन्यू क्या होती है? जो आय होती है, जो टैक्स से पैसा आता है, इंटरेस्ट से पैसा आता है, या आप टैक्स देते हैं या टैक्स लेते हैं। टैक्स देंगे तो एक्सपेंडिचर, टैक्स वसूलेंगे तो आपका रेवेन्यू। कैपिटल में रोड बनाएंगे तो एक्सपेंडिचर, रोड से अगर टोल टैक्स पैसा लेंगे तो आपको कैपिटल रिसीव। ये बेसिक चीज होता है। अब इसमें हम बजट क्या बनाते हैं, जो बजटरी कंट्रोल कैसे करते हैं। कभी कभी सरकार बजट को कंट्रोल कैसे करती है, सोचती है कि भाई हमें कहाँ पैसा खर्च करना है। अब सरकार को लगता है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ खर्च करना। कुछ ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर फालतू के पैसे खर्च हो रहे हैं जिससे कोई हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई मतलब एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो उसको कंट्रोल करता। सपोज जैसे आप मान लीजिए हो, कभी कभी जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपको लगता है कि मैं वही नोट्स लूंगा जो मेरे पेपर के अकॉर्डिंग चीजें हो, या मैं वही वीडियो देखूंगा जो मेरे पेपर में हेल्प कर सकता है। तो ये आपके लिए क्या होगा, एक सही बात होगा। अब होता है कभी कल आप अपने खर्चे को कंट्रोल करते हैं, क्या जहां पर आप कभी कल 3 टाइम चाय पीते थे, आप बोलेंगे नहीं अब मैं सिर्फ एक ही टाइम चाय पीऊंगा, 2 टाइम चाय नहीं पीऊंगा, सिर्फ स्वाद ही तो लेना है। तो आप जो 2 टाइम क्या कर दिया, उसको कंट्रोल कर दिया, अपने खर्चे को कम करना चाहते। क्यों? क्योंकि उस पैसे को बचा के सोचते इससे मैं और अच्छा बुक्स लाऊंगा, या अच्छे वीडियो परचेज करूंगा, या अच्छे सब्सक्रिप्शन लूंगा, तो और पढ़ाई को बेहतर करूंगा। ये आप क्या करते हो, यही होता बजट कंट्रोल सिस्टम। तो अनावश्यक चीजों को बचा के कोई बेहतर चीज में आप काम करने का जो प्रयास करेंगे, इसी बोलते हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो बजट जब आप बनाते यही होता है। अब सरकार कभी कल देखते होंगे कि लोन लेती, सरकार सोचती क्यों फालतू का लोन ले, क्यों ना हम अपने देश में ही अपने देश में कोई नई चीज का इनोवेशन करें। हम बाहर से क्यों वस्तुएं, जैसे भारत सरकार ने मेक इन इंडिया लेके आया, तो बोला कि बाहर से चीजें लाते थे तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता था। अगर भारत में वो चीजें बनना शुरू हो जाए, यही बनाएंगे तो हमारे यहाँ इसके लिए लेबर होंगे, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के जनरेट करेंगे, तो हमारा देश भी डेवलप करेगा और प्लस हमारे लोग भी अच्छे होंगे और अच्छे पैसे हम अर्जित करेंगे, दूसरे देश को हम वस्तुएं बेचेंगे। यही होता है आपका बजट कंट्रोलिंग सिस्टम, कि अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, पैसा वहीं खर्च करना है जहां पर उसकी जरूरत है। अब जैसे बहुत से लोगों के पास होता 10-10 शर्ट 5-5 शर्ट खरीद लेते, लेकिन उसका क्या फायदा। आपका तो बस 2 शर्ट रख लो, आज एक पहनो, 2 दिन पहनो, दूसरा पहनो, इसमें क्या हो जाएगा आपका। लेकिन लोगों को आजकल दिखावा है, फैंसी है, इसीलिए लोग परेशान है। लाइक अकाउंट में पता 100 रुपया नहीं है, लेकिन मोबाइल आईफोन चल रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि मतलब क्यों चला रहे हो, आप चलाओ आईफोन, लेकिन उस आईफोन के लेवल पैसे भी तो अर्निंग करो। आप महंगी गाड़ी चलाओ, फॉर्च्यूनर चलाओ, लेकिन उस लेवल पैसे तो अर्निंग करो। पता चला किस्त पे मोबाइल, किस्त पे गाड़ी, किस्त पे घर, आपकी जॉब थोड़ा अनबैलेंस हुआ, आप परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, पुराने लोग बोलते हैं जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। मैं ये भी कहता हूँ पैर फैला दो, चादर घटेगी तो खरीद के लाएंगे। लेकिन अब क्या समस्या ये होती है, अगर आपकी परमानेंट जॉब ठीक ठाक है तो चीजें करो। अगर आपको कुछ शो ऑफ करना, दिखावा करना है तो करो। अगर आपको मार्केट में अपना व्यापार ट्रेड कुछ करना है तो अच्छी चीजें, आईफोन रखो, ब्रांडेड कपड़े पहनो, ब्रांडेड अच्छी गाड़ियों में घूमो, अच्छी स्मोकिंग करो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता चला वही है कि कहावत है कि घर में दाना नहीं अम्मा चली भुनाने वाली कहानी, कि बस ऐसा मत करो। ना तो आपका पूरा बजटरी कंट्रोल सिस्टम का पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये पूरा सिस्टम को बताता है व्यापार की स्थिति को। बहुत से लोग होते हैं ना, शुरुआत में व्यापार करेंगे, बोलेंगे नहीं भाई साहब मार्केट को तो पूरा कब्जा कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुट्टे मार मार के पता नहीं कितना हवाई फायरिंग बात करते हैं, वह तो फेल हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये क्या होता है। देखिए ये व्यापार की बेसिक आधार। कैश मीन्स होता है आपका रोकड़,
इसको बोलते हैं रोकड़। जो आपका पैसा है, इसके बेसिक 3 सिस्टम होता है पैसे की चलाने की। फाइनेंसिंग जिसको बोलते हैं, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा ऑपरेटिंग। तो जो आप करते होंगे, पहला फाइनेंसिंग, एफ फॉर फाइनेंसिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा ऑपरेटिंग। ये 3 तरीके से हम क्या करते हैं, कैश को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, मैनेज करते हैं। कैश फ्लो मीन्स होता है रोकड़ प्रवाह, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, और पैसे को कैसे लाना है, पहली चीज ये करेंगे। अगर आप शुरुआत में कोई व्यापार या कोई कोचिंग, कोई संस्था या आपको बड़ी डिग्री हासिल करना है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फाइनेंस। बिना मनी के नहीं मिलता हनी। तो जब पैसा होगा तभी शहद मिलेगा। तो पैसा कहां से आएगा, या तो आप किसी से बारोइंग करेंगे, या आप इक्विटी होगा, आपके दादा बाबा जो भी पास पैसा होगा, पुश्तैनी कुछ धरोहर के रूप में पैसा होगा, बाग बगीचा, जमीन, रोड किनारे जो भी फ्लैट वगैरह होगा, उसको आप किराए पे बेचेंगे, या उसको बेच देंगे, या रेंट पे उठाएंगे, वहां से आप लाते हैं फाइनेंस, पैसा। जब आपके पास पैसा आता है, उस पैसे को आप करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है निवेश करना। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना। कोई कोचिंग खोलेंगे, या आप कोई ट्रेड करेंगे, कपड़ा का व्यापार करेंगे, या आप मान लीजिए बुक्स सेलर बनेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, या गाड़ी खोलेंगे, या आप बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल अपना चलाना चाहते हैं, एजेंसी खोलेंगे, तो पैसे को आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो यहाँ पर होगा सेल्स और परचेज। सेल्स अच्छी होगी, परचेज अच्छी होगी, दोनों बढ़िया आप करेंगे तो यहाँ पर आपकी ओनली कैश की ही बात होगी। और जब इस सेल्स परचेज करेंगे तो ये कोई व्यक्ति आप रखेंगे, कोई ऑपरेटर रखेंगे, है ना। उस ऑपरेटर क्या करता, बैठ करके ऑपरेट करेगा, चलाएगा, भाई कितने का माल बिका, कितना बचा, कितना सेल हुआ, कितना डिस्काउंट दिया गया, कितना प्रीमियम हुआ, कितना एट पार पे गया, ये सारी सिस्टम कौन करता, ऑपरेटिंग। तो ये चीज होता आपका फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग। तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में थोड़ा सा रिकॉर्ड होता होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं फंड फ्लो। फंड फ्लो क्या होता है दोस्तों, कोष प्रवाह। कोष प्रवाह बेसिक जो होता है, कहां से पैसा आता है। अब पैसा कैसे आएगा, आप कोई वस्तु जब बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, कोई वस्तु खरीदेंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। ये होता है फंड फ्लो, जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, या फंड फ्लो, बेसिक सोर्सेस ऑफ फंड फ्लो। एक होगा सोर्सेस, एक होगा एप्लीकेशन। सोर्स मतलब पैसा आया, एप्लीकेशन मतलब पैसा चला गया। अब पैसा आएगा कैसा, कोई वस्तु बेचेंगे तो पैसा आएगा, अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो पैसा चला जाएगा। अब इसमें हम अलग अलग मेथड होता है, इसमें ऑपरेटिंग मेथड या वर्किंग कैपिटल आप निकालते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इसमें आप जब पढ़ेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, यहां पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 साल का, 1 साल का बेसिक ईयर बनाया जाता है। सपोज करिए करंट लायबिलिटी पहले समझते हैं। आपके पास पिछले साल अगर आप मान लीजिए 100 रुपया किसी के उधारी थे, और इस साल आपने पता चला 50 रुपया उधारी है, तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना आपको कम हुआ, 50 रुपया क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ। आपके व्यापार में पैसा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, 50 रुपया वो इंक्रीज होगा। दूसरा आपका ऐसे करंट एसेट्स है, पिछले साल हमने बिक्री 100 रुपये किया था, इस साल हमने 150 रुपये किया, तो 50 रुपये आपके व्यापार के स्तर डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। ये बेसिक चीज आपको याद रखना, कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, एक इसमें कोई एक ईयर को बेस बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज होता है आपका वर्किंग कैपिटल। देन उसके बाद लास्ट में बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो चीजें आपके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करना, कितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ, कितना इस साल प्रॉफिट हुआ, तो 3 बेसिक इसका स्टेटमेंट के तरीके से हम तैयार करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड्स का भी प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट मीन्स होता है किसी क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं, कभी कभार हम प्रॉफिट रखते हैं, उसमें हम पूरा चीजें क्या करते हैं, ऐड करते चले जाएंगे, फिर माइनस करते चले जाएंगे, लास्ट में बताएंगे व्यापार के हमारे पास कितना फंड फ्लो हुआ है। अगला हम बात करते हैं कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मीन्स होता है किसी चीज का प्रोसेसिंग रूप में कॉस्ट लाना। जैसे पेन है, इस पेन को फर्स्ट जो प्रोसेसिंग होता है, जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ेंगे प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो वैसे ही ये प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होता है, फर्स्ट टाइम इसका बेसिक आकार देने में कितना खर्च आया, दूसरा इसमें इंक भरने में कितना खर्च आया, तीसरा इसको लेमिनेशन पैकिंग करने में कितना, जिसको फिनिशिंग गुड्स बोलते हैं, वो कितना खर्च आया, जो अलग अलग प्रोसेस से गुजरती है उसी बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। तो ये दोस्तों हमने जो भी हर एक टॉपिक पे बात किया, ये था आपका बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं दोस्तों
देखिए यहाँ पर एक लेक्चर ग्रुप में बात कर रहे हैं, अगर एक एक यूनिट बताने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत फार्मूला होता है। बट इसलिए मैंने कहा कि आप लोग अभी इस लेवल तक तैयारी कर रहे हैं, आप एक समझ जाए कोई बच्चे नहीं है, आपको दिमाग में इतना बैठे होना चाहिए कि कोई माइंड से कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपका इंटरव्यू वगैरह जब होता है ना दोस्तों, तो आप वहां पर मैथ प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं देंगे। आपको लगेगा कि भाई आप एक प्रोफेसर हो, और प्रोफेसर मतलब एक ए ग्रेड की जॉब है, जॉब नहीं एक कैरियर है। आप न जाने कितने लोग को आप लेक्चर की, आपको लेक्चर ही लेना पड़ता है, वहां बोर्ड बहुत कम लिखते हैं लोग, हेडिंग लिखते हैं, लेक्चर दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट, इस लेवल अगर आपकी तैयारी है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी आता है ये चीजें। अभ्यास ही आपको निरंतर आगे बढ़ा सकता है, और रोज अभ्यास करिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बिजनेस, इसी में आपका अकाउंटिंग का है, कारपोरेट अकाउंटिंग। अब कारपोरेट अकाउंटिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, कंपनी एक्ट 1956 क्या है, कंपनी एक्ट 2013 क्या है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, अमलगमेशन क्या है। ये बेसिक आपके क्या होते हैं, कारपोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। अब एक एक करके इस पर लेक्चर देते हैं, 5 मिनट में खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट उसके बाद कॉस्ट अकाउंट पे बात करेंगे। देखिए कंपनी एक्ट क्या होता है, आपने कभी एक मूवी देखा कारपोरेट, एक कोई मूवी आई थी बिपाशा बसु की, उसमें वो दिखाया जाता है कैसे उसको जेल होता है, और एक प्रकार से कारपोरेट क्यों हमें पढ़ना चाहिए। कारपोरेट मीन्स होता है कि नया डिसीजन लाना, नया इनोवेशन करना, नई चीज मार्केट में उतारना। जैसे दिल्ली है, मुंबई, अगर दिल्ली के नोएडा सेक्टर ये सब देखा जाए एनसीआर में, सब कारपोरेट सेक्टर है। यहाँ पर बीपीओ वगैरह बहुत ज्यादा, जो कॉल सेंटर पे लोग जॉब करते हैं, सब कारपोरेट की ही बात होती है। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे, प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। तो ये आप शुरुआत में चैप्टर पढ़ते होंगे, कंपनी एक्ट क्या। तो कंपनी एक्ट 1956 इसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या पढ़ते हैं, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, और किस कंपनी का नाम रखा जाता है, किसके जितना जिसके पास शेयर होगा वैसे उसकी नाम होगा। तो ये कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हम कंपनी को एक डिसाइड करते हैं कौन सी कंपनी कितना अथोराइज्ड माना जाएगा, या कौन सा इसका ये राइट होगा कि ये कंपनी है, ये होल्डिंग एक सब्सिडरी है, या अमलगमेशन बन सकता है। उसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में आपको चैप्टर मिलेगा शेयर। शेयर में आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ शेयर क्या है, कैपिटल शेयर क्या है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, सेकंड कॉल क्या है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर क्या है। ये बेसिक टर्म होते हैं। अब ये शेयर क्या होता है, सपोज किसी आप प्राइवेट कंपनी का आप शेयर खरीदते हो, तो वो शुरुआत में बड़े बड़े कंपनी, मान लीजिए मेरा कोचिंग है, अभी मान लीजिए नाम मात्र है, मैं अभी वर्क कर रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए कभी कुछ समय बाद मेरा अच्छा खासा एक पैसा बना लिया, बहुत बढ़िया बोर्ड बना दिया, मैं अपना कपड़े को और बढ़िया हाईलाइट टाई हुई लगा के आ रहा हूँ, पूरा स्टैंडर्ड बना लिया, और उसके बाद मेरा गुडविल बन गया मार्केट में। ठीक, अब गुडविल बन गया तो लोगों को मैं अपना कंपनी का कुछ लोग मान लो शेयर बेचता हूँ, बोलोगे जिसको अगर मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है करो। अब बहुत से लोग कहेंगे ठीक है भाई मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उसमें उनका क्या होता है, जो प्रॉफिट बनता है उनको दिया जाता है, उसी शेयर बनते हैं। अब शेयर को जो आप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप एप्लीकेशन निकालें, इशू ऑफ शेयर होता है। इशू आप जब आप शेयर करेंगे तो शेयर को लोग खरीदते हैं। अब उसका एक आप रेट रखेंगे, 100 शेयर निकाला, एक शेयर 10 रुपया रखेंगे, ये पूरा बेसिक चीज आप पढ़े होंगे दोस्तों। तो आप क्या करते हैं, इशू आप शेयर करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन के साथ कितना आया। अब उसके बाद जब शेयर बिक जाता है, लोग खरीद लेते हैं, तो उनके नाम में एक अलॉटमेंट कर दिया, आप मेरे कंपनी के हिस्सेदार बन चुके हो। फिर उसी में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी ऑफ शेयर क्या है और प्रेफरेंस ऑफ शेयर क्या है। ठीक है, इक्विटी ऑफ शेयर और प्रेफरेंस ऑफ शेयर में दोनों में फर्क होता है। इक्विटी शेयर क्या होता है, एक और इसी में आता है स्वेट इक्विटी शेयर, जो आपके कंपनी बहुत मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट मतलब पसीना बहाना, तो जो बहुत वर्क करते हैं तो उनको हम एक गिफ्ट देते हैं, बोलेंगे आपका भी हक है, आप हमारे कंपनी के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर, समता शेयर, और प्रेफरेंस शेयर जिसको बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, अब उनमें पहले से उनको निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये दोनों बेसिक चीज भी आप पढ़े होंगे, जिससे पार्टिसिपेटिव क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिव क्या है, क्यूमुलेटिव क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, रेडीमेबल शेयर का नॉन रेडीमेबल शेयर क्या है, ये बेसिक चीज आपको होता है प्रेफरेंस ऑफ शेयर। तो ये आप शेयर भी पढ़ेंगे। तो
तो इशू ऑफ शेयर किया, एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन के बाद उनका अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट मतलब उनका नाम हो गया। देन उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। क्या होता है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल? भाई कभी का शेयर आपने खरीदा, कुछ उसमें रिमेनिंग रह जाता है, तो फर्स्ट कॉल में आप पेमेंट करो, नहीं या सेकेंड कॉल में पेमेंट करो। अगर आपने उस कंपनी का शेयर उतना आपने पेमेंट नहीं किया, तो बाद में आपका शेयर क्या कर लिया जाता है, फॉरफीचर कर लिया जाता है, अर्थात हरण कर लिया जाता है। और जब आपका शेयर हरण हो जाता है, बाद में फिर किसी दूसरे को री इशू कर देते हैं। ये सब पढ़ेंगे दोस्तों, ये आपको बार बार मैं दिमाग में रिकॉल कराना चाहता हूँ। जब आप, लेकिन इसके 3 बेसिक आधार होता है शेयर का, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। एट पार मीन्स होता है 10 रुपये का शेयर 10 में बेचा। प्रीमियम होता 10 रुपये शेयर था, मैंने 12 रुपये में सेल किया, 2 रुपये एक्स्ट्रा पैसा लिया। डिस्काउंट होता 10 रुपये शेयर था, मैंने उसको मान लीजिए 8 रुपये में सेल कर दिया, तो ये 2 रुपया डिस्काउंट। ये बेसिक चीज भी मैथड जब आप एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट, ये पूरा उसको आप क्या करते हैं, एंट्री भी करना पड़ता है। तो बेसिक चीज आपको एक बस समरी तरीके से बात कर लिया। इसी से जुड़ा हुआ एक आता है डिवेंचर, ऋण पत्र। ऋण पत्र हम बैंक से पैसा उधार ले तो वहां हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उसी में जुड़ा होता अंडर राइटर कमीशन, अभिगोपन राशि। अभिगोपन राशि पहले बात करते हैं। अगर आप मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता अंडर राइटर कमीशन क्या है, तो जैसे क्या होता है अंडर राइटर कमीशन में, मैं कोई व्यक्ति को, कोई डीलर को बोलूंगा, भाई ये मेरा पेन है, इस पेन का दाम मान लीजिए 10 रुपये है, अगर आप इसको 12 रुपये में बेच लेती हो, तो जो आपका 2 रुपया वो अपने पास रख लो, वही होता अंडर राइटर कमीशन। हमारे उसके बीच में एक अभिगोपन, एक राशि के ऊपर बात हुई है, तो उसी बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। मैं आपको कमीशन दे दूंगा। अगर आपने मेरा 100 पेन बेच दिया, जो 2 रुपये आप पाते हो एक्स्ट्रा, वो तो अलग बात है, बाकी और भी मैं आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा हर पेन के पीछे, इसी को बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। लेकिन ये अंडर राइटर कमीशन क्यों हमें पढ़ना चाहिए? क्योंकि कभी काल जब आप शेयर पढ़ेंगे या डिवेंचर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर वो चीजें पूछता है। शेयर में आप देखते हो कि जो स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, तो वहां पर जो होते बिचौलिए, जिसको हिंदी बोलते हैं दलाल, लेकिन वह अंग्रेजी में नाम बोलेंगे ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या करता है, एक प्रकार से वो अंडर राइटर के ही बेस पे काम करता है। भाई मैं आपका शेयर खरीदूंगा या बेचूंगा, आपको प्रॉफिट में लाऊंगा, तो मुझे भी कुछ चाहिए, तभी तो मैं इतना अपना माथा पच्चर करूंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा। इसी के लिए अंडर राइटर कमीशन में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आप डिवेंचर जब पढ़ेंगे, सेम टू सेम जैसे आपका शेयर था, एप्लीकेशन, इशू ऑफ शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, रीइशू, इसी तरीके से आपका डिवेंचर भी होता है। फर्क क्या होता है, इशू ऑफ शेयर में आपको कुछ नहीं देना होता, लेकिन डिवेंचर में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ये होता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है दोस्तों, जब आप शेयर की एक कैलकुलेशन करते हैं, इसका मेथड लगाते हैं, जैसे कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, कंसीडर मेथड क्या है, परचेजिंग मेथड क्या है, पेमेंट मेथड क्या है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर में क्या होता है कि मेथड किस तरीके से क्या लगाएंगे, भाई कितना आपने शेयर बेचा, कितना आपके पास शेयर बचा है, कितना आपके पूंजी के रूप में, कितना आपका कैपिटल रिजर्व में है, ये सारी चीजें मेथड्स के रूप में हम कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक इसी से जुड़ा हुआ आपका होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इसमें आप पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल प्रॉफिट क्या है, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट क्या है। इस प्रकार से आपका जिसका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, जिसे मेथड भी लगाएंगे एनुअलिटी मेथड्स, वार्षिकी विधि। तो ये क्या करते हैं, गुडविल का भी आप सॉल्व करते हैं। अब गुडविल क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज करिए अगर आपका लोगों के बीच में आप ईमानदार व्यक्ति हो, कोई बोला भाई मुझे 100 रुपया चाहिए, आपने 100 रुपया किसी को दे दिया, किसी से आपने 100 रुपया उधार भी लिया, आपने टाइम उसको भी आपने पेमेंट कर दिया, बोले बहुत ईमानदार व्यक्ति है। या आपने कोई वस्तु बेच रहे हैं, दूध, घी, पनीर बेच रहे हैं, तो आप बोलेंगे भाई ये शुद्ध दूध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो लोग वो वस्तु को जब कंज्यूम करेंगे तो बोलेंगे जो व्यक्ति बेच रहे थे वो दूध या दही, उनके पास जो वस्तु बहुत अच्छी है। तो आपकी वस्तु, आपकी ईमानदारी ही, एक आपका ईमानदारी, आपकी इंटीग्रिटी ही तो गुडविल बनाती है। आप बेईमान हो, चोर हो, चक्के हो, बदमाश हो, तो आपकी क्या गुडविल होगी? गुडविल वो भी होगी, लेकिन घटिया किस्म का नाम से पुकारा जाएगा। अगर आप अच्छा व्यवहार है, अच्छी ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आपका एक गुडविल होगा। जैसे रतन टाटा जी, एक उनकी महानता है, देखिए वो महान पुरुष, उनके पास, उनसे नाम लेने से लोग अगर बोल दे रतन टाटा, बस उनकी अपनी गुडविल है, उनके पास एक इंटीग्रिटी थी, वो शुरुआत में ही बोलते थे।
कि अगर कोई व्यक्ति के पास, मैं थोड़ी सी बातें बढ़ाना चाहता हूँ, कहते थे कि कोई व्यक्ति अगर हमारी कंपनी में जॉब करने आता है, उसके पास भले ही डिग्रियां कम है या नॉलेज कम है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी कंपनी के लोग उसको ट्रेंड करेंगे, स्किल खुद बना देंगे, लेकिन उसमें एक चीज होना बहुत जरूरी है, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। जिस काम के लिए आए उस काम के बारे में जैसे ध्यानपूर्वक काम करो। छुट्टी चाहिए, छुट्टी मिलो, एंजॉय करना एंजॉय करो, सैलरी भले थोड़ा सा कम, लेकिन आपके जीवन बेहतर बना देते थे। ऐसा नहीं कोरोना काल में जैसे आपने सुना बहुत सी कंपनियों ने लोगों को घर भेज दिया, लेकिन उन्होंने अपने वर्करों को घर नहीं भेजा। बोले अगर आप घर जाते हो कोई मत जाओ, लेकिन आपका सैलरी मिलेगा। ये क्या हुआ, एक प्रकार से गुडविल है, ठीक है, यही है गुडविल। अब गुडविल भी टाइप्स, आप गुडविल पढ़ते होंगे, कैट, रैट, डॉग। कभी गुडविल आपके साथ चलती है, कभी आपकी गुडविल छूट जाती है, कभी गुडविल आपके साथ ही साथ रहती है। जैसे कोई अच्छे, मान लीजिए जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली में लोग आईएएस तैयारी कर, वहां पर एक जगह की एक नाम बन गया गुडविल, आईएएस का बेसिक गढ़ है। लक्ष्मी नगर है, जैसे लोग सीए की तैयारी करते हैं, अपनी एक पहचान है, सीए का बेसिक हब है। नोएडा है, आईटी सेक्टर चले जाओ, आपको मान लीजिए या आपको मुंबई जाना है तो एक प्रकार से भी एक हब है। तो हर एक एरिया का अपना गुडविल बन जाता है, अपना नाम बन जाता है, तो वहां उसके साथ रहती है गुडविल। ऐसे सपोज करिए कोई डॉक्टर साहब, डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करते हैं तो उनके पास एक गुडविल है, लेकिन जहां पर डॉक्टर जाएंगे उनके साथ गुडविल जाएगा, तो इसीलिए उनको नाम दिया गया डॉग, कैट, रैट। इस प्रकार से कोई नाई है तो उसकी भी गुडविल है, लेकिन नाई है आज यहाँ अपना बार बार का काम शुरू किया, कल दूसरे मोहल्ले में, कल तीसरे मोहल्ले में, इसको बोलते हैं रैट। रैट मीन्स चूहा, चूहा आज यहाँ पर होल्ड करेगा, कल दूसरी जगह होल्ड करेगा, इसलिए उसका नाम रैट से जोड़ दिया गया। कैट जो अपने बच्चों को लेकर के साथ में चलती है, तो जो अपने साथ गुडविल लेके चलती है, साथ घर दिखाती है अपने बच्चों को। बिल्ली भी अपने बच्चों को साथ घर दिखाती है, छुपाती रहती है। इसलिए आप देखते होंगे जब पढ़ेंगे कैट, रैट, डॉग। डॉग मीन्स होता है, जैसे क्यों जोड़ा गया, मालिक के साथ रहता है, कभी इससे दूर नहीं होता, बस ये चीज होता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं अमलगमेशन और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करके है चैप्टर दोस्तों। अमलगमेशन मीन्स क्या होता है, पहले बात करते हैं। सपोज करिए आपका ए और बी दो कंपनी है, ए भी जूते का व्यापार चल रहा है, बी का भी जूते का व्यापार चल रहा है, लेकिन ए का व्यापार बहुत बेहतर चल रहा है, बी का थोड़ा सा डाउन चल रहा है। बी ने कहा कि मैं आपके साथ क्यों ना मेल मर्ज कर लूं अपने आप को, तो बोला ठीक है आ जाओ भाई, इसी को ही बोलते हैं अमलगमेशन। तो ए और बी मिलकर के नया नाम रख दिए ए बी कंपनी, बस खत्म। दूसरा होता है कोई बी नाम की कंपनी थी और उसकी मार्केट में अच्छी धाक नहीं चल पा रही थी, तो उसने क्या किया, अपना नाम चेंज करके BA कर दिया। तीसरा होता है कोई कंपनी थी, वो भी हमारे सी नाम से थी, तो उसने सी मिलाकर डबल सी करके, इस प्रकार से अमलगमेशन मतलब क्या होता है, कभी दो कंपनी मिल जाना, कोई अपनी पुरानी कंपनी नाम चेंज करके नया नाम रख देना, यही होता है आपका अमलगमेशन। लेकिन अमलगमेशन से क्या होता है, अमलगमेशन सिर्फ यही होता है भाई, अपने व्यापार को, अपनी कंपनी को, अपने ट्रेड को और बेहतर करना। भाई मैं अगर अच्छा अपना कोचिंग नहीं चला पा रहा, मैं सोचो किसी के साथ टाइप कर लूँ, तो मेरा उनके साथ जुड़ गया, मैं उनके अधीन हो गया, यहीं पर आपका हो जाता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। तो जो मैं किसी के साथ टाइप कर लिया, तो यहाँ पर मेथड भी लगाया जाएगा, परचेजिंग मेथड्स या कंसिडर मेथड्स या पेमेंट मेथड्स। इसके आधार पे हम क्या करते हैं, आप जैसे अमलगमेशन पढ़ेंगे, ठीक उसी से जुड़ा हुआ आपका होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी जिसके पास शेयर 50% से ज्यादा होगा, अब मेरे पास शेयर 50% से कम होगा, तो मैं सब्सिडरी हूं, उनके अधीन हूं, बस यही होता है दोस्तों। एक उसके बाद लास्ट में टॉपिक किसी में और पढ़ते हैं, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 क्या लाया, 2013 क्यों लाया गया, 1956 से पुराना एक्ट था, 2013 में उसको इसलिए लाया गया क्योंकि लोग कभी काल, जो आप पढ़ते होंगे एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, यहां से लोग कभी काल एक प्रकार से बेईमानी क्रियाकलाप करते थे। क्या कि क्योंकि पता चला वो शेयर या मार्केट में उसकी कोई गुडविल अच्छी नहीं है, लेकिन वो प्रीमियम दिखा करके पैसा कमा रहे हैं, या हो सकता है उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, बहुत पैसा उनके पास आ रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट दिखा रहे हैं, या हो सकता है उनके पास और भी अच्छी है लेकिन वो एट पार दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या चाहता है, ऐसे समझो, सपोज मेरे पास करोड़ों रुपए है, बहुत अच्छे पैसा अर्निंग हो रहा है, हर मंथ हो रहा है, और मैं फटीचर कपड़े पहन के, चेहरे
ऐसे बाल और बिखरा के मजनू टाइप बन के, जैसे ऐसा लग रहा है कि बस बेचारे बड़ी बेचारा आदमी है, इसके पास कुछ नहीं है, और जो कि पैसा खुबा रहा है। मैं आम जनता में भोला चेहरा बना के उल्लू बना रहा हूँ, ठग रहा हूँ उनको। तो ये कंपनी 2030 वही चेक करती है कि भाई जब आपकी मार्केट में अच्छी धाग है, आपकी अच्छी पहचान है, आपके पास बहुत से पैसे हैं, फिर भी लोगों के सामने गरीब क्यों बन के उनको बोलते हो नहीं बस हमारी कंपनी ऐसे लो में चल रही है। क्यों? आप टैक्स चोरी करना चाहते हो। इसी चीज को चेक करती है। अब कोई कंपनी है बहुत से पता चला बहुत लॉस में चल रही है, लेकिन उनका रफ एंड टफ हट करके वो अपने आप को हाई फाई बना के रखे हैं। A1 क्लास वहाँ जो है रिसेप्शन बैठी हुई लोग हैं, बड़े बड़े नील पॉलिश कर करके आईब्रो सब कुछ सेट करके बैठे हैं। ऐसा उनको देख करके कोई व्यक्ति हिल जाएगा, भाई ऐसे ऐसे लोग बैठे उनके कंपनी में, और पता चला वो ये नाम बड़े दर्शन छोटे, तो कहानी यही हो जाएगा। पता चला कि इनकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है बाहर से, लेकिन अंदर गया पता चला इनकी स्थिति बहुत खराब है। हो सकता बाहर इसलिए दिखावा कर रहे हैं कि लोग उनकी कंपनी पैसे इन्वेस्टमेंट करें या उनकी कंपनी का शेयर खरीदें। कि कंपनी 2013 को चेक करती है कि कहीं बाहर से मुखौटा अच्छे दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से खराब है, और दूसरा किस लिए चेक करती, बाहर से खराब बने अच्छे से अंदर से बहुत अच्छे हैं। तो दोनों तरीके से इनको क्या करती, चेक करती। कहीं ऐसा नहीं है प्रीमियम लगाते हो, प्रीमियम इसलिए लगाते हैं स्थिति खराब है और प्रीमियम पे बेच रहे हो, स्थिति बहुत बेहतर है डिस्काउंट पे बेच रहे हो। ये दोनों चीज को क्या करती है, वो चेक करती है। बस इतना ही बेसिक चीज होता है कंपनी एक्ट 2013। तो दोस्तों ये था कारपोरेट अकाउंटिंग का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इसमें अगला, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आप चैप्टर पढ़ते हुए बेसिक चीज एक होता है ABC के ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम क्या है। नेक्स्ट इसी में आप पढ़ते हैं मिनिमम मैक्सिमम डेंजर जोन, बेसिक इसका फार्मूला होता है, जिसमें आप पढ़ते होंगे मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड क्या है, जिसमें आप पढ़ेंगे प्राइम कॉस्ट क्या है, वर्क कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है और ऑफिस कॉस्ट क्या है, देन सेल क्या है और प्रॉफिट क्या है। ये बेसिक चीज आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, जो लोग ICAA या CMA की तैयारी करते हैं वह आप इसकी हेड ऑफिस आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। CS की आपको तो मान लीजिए नोएडा में देखने को मिलती है। CA की जो तैयारी करते हैं इनकी शाहदरा और आपको ITO पे देखने को मिलती है। तो आजकल बहुत से लोग CA की तैयारी करते हैं, CS की तैयारी करते हैं, ICAA की तैयारी करते हैं। तीनों अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। CA की जो तैयारी करेगा वो सपोज करिए वो सभी टॉपिक को पढ़ता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़े जिसको FM बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ेगा तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। लेकिन जो ICAA की तैयारी करता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं दोस्तों, वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के ही बारे में पढ़ेगा। कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड है, मटेरियल किस क्वालिटी का है, डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब सोचिए डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है भाई। जो आप डायरेक्ट बिल्डिंग जो शुरुआत में आप बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल लगता है। कभी कभार बिल्डिंग पुरानी हो गई, टूट फूट होती है तो उसको रिपेयरिंग करने में जो लगता है इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। वही जो आप शुरुआत में बिल्डिंग बनाने में जो लेबर लगते हैं आपको डायरेक्ट लेबर होते हैं। जब उसी बिल्डिंग को दोबारा रिपेयरिंग करते हैं, छोटी छोटी चीज को कहीं पर मान लीजिए दीवार में कोई सीलन सी आ गया, नमी आ गई, तो ठीक करने के लेबर और मिस्त्री आते हैं, तो इनडायरेक्ट लेबर होता है। ओवरहेड खर्चा इसमें आप पढ़ते होंगे कि उपरिव्यय खर्चा कैसे आ गया, घर बन गया फिर भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे चीजें खर्च होते हैं, उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। इन्हीं का आप क्या करते हैं, कॉस्ट करते हैं। जैसे किसी से अगर पूछो कि कॉस्ट मतलब लागत क्या है और सेल क्या है, अर्थात बिक्री क्या है, ये दोनों में फर्क क्या होता है। कॉस्ट मीन्स क्या होता है, यही आप टॉपिक पढ़ते हैं कि भाई आपके पास जो मटेरियल है, मटेरियल या लेबर या आपके पास ओवरहेड, ये बेसिक चीज किसकी बात कर रहा है। मटेरियल आपके पास किस क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हो, वो मटेरियल कहां से लाया, रॉ मटेरियल जो आप यूज करोगे, रॉ मटेरियल कच्चा सामग्री किस क्वालिटी का है, और उसी पे आप क्या करते हैं, उसको लाने में कितनी आपकी कॉस्ट आई, ढुलाई खर्चा कितना आया। लेबर चौक से लेके आते हो, लेबर जाते हैं चौक से, लेबर चौक बना होता है, वहां से आप जब लेबर लाते हो, श्रमिक लाते हो, तो
वो भी आप चेक करें कि भाई स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है, स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है। ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अब आपको अगर बेहतर काम करना है, स्किल्ड लेबर आपको मिलेगा तो आपका काम बेहतर होगा, अनस्किल्ड होगा तो आपका काम बेहतर नहीं हो पाएगा। तो स्किल्ड पर्सन के इसका जो रेट मान लीजिए 500 रुपया हो रहा है, वो पर डे का दिहाड़ी ले रहा है। अनस्किल्ड अगर मान लीजिए ये भी 500 लेगा, लेकिन अगर ये आपका काम बेहतर नहीं करेगा तो ये तो आपको बिजनेस को डाउन कर देगा। ये आपका बिजनेस को अगर 500 लिया तो कोई बात, काम तो अच्छा किया, इसलिए हमें लेबर को भी कॉस्ट में पढ़ना पड़ता है। ओवरहेड, किसी चीज को बनाने में उपरिव्यय खर्चा कितना आया, कभी कभार घर बन गया उसके ऊपर भी डेंटिंग पेंटिंग में खर्चा आता है तो उपरिव्यय खर्चा आ गया, कभी लेबर लाना पड़ेगा, मिस्त्री लाना, यही चीज आप क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। और इसी में जो अभी हमने शुरुआत बोला कि प्राइम कॉस्ट क्या है, वर्क कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें, ऑफिस कॉस्ट क्या है, ऑफिस कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ते होंगे। और सबको जब जोड़ते होंगे उसको आता है टोटल कॉस्ट क्या है, और जब आप सेल करते होंगे तो आपका प्रॉफिट आता है। ये सब चीजें आप पढ़ते होंगे कि अब बनाने में कितनी जो आती है लागत लगती है उसको बोलते हैं कॉस्ट, और जब उसको बना के हम बेचते हैं उसको बोलते हैं बिक्री। बस यही चीज होता है। और इसमें आप बस इतना ही पढ़ना होता है। इसमें आपका 2-3 टॉपिक आता, मशीन आवर रेट, किसी चीज को मशीन आवर रेट में आप पढ़ेंगे, मेथड भी लगाएंगे, डेप्रिसिएशन मेथड, एनुअलिटी मेथड्स, प्लस हेनरी फ्योल का मॉडल लगाएंगे, टेलर महोदय का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब जैसे टेलर महोदय कहते हैं, जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में देखते होंगे बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े जो बैंक होते हैं, लोगों को टारगेट बेस पे जॉब मतलब काम पे रखा जाता है। या अगर उनको मान लीजिए काम पे रखा गया, मान लीजिए आपको बैंक में आप जॉब कर रहे हैं, बोला गया ठीक है आपको डिपॉजिट काम करना है या करेंसी ही काउंटिंग करनी है, लेकिन अब पता चलो को 10 काम दे दिया गया, आपको LIC भी बेचना, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है, प्लस आपको मार्केटिंग भी देखना, आपको फील्ड क्षेत्र भी देखना है, ये आपको टारगेट बेस दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हेनरी फ्योल, नहीं सॉरी टेलर महोदय। ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से काम निकलवाना तो उसको टारगेट दे दो। टारगेट बोलो, अगर आप मान लीजिए 100 LIC करवा दिया तो आपके प्रमोशन कर देंगे, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो क्या करें, लालच बस काम करता है, लेकिन ये बड़ा जानलेवा, बड़ा खतरनाक होता है, लोगों को डिप्रेशन में डाल देता है। जब आप मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ेंगे और बिजनेस मैनेजमेंट, तब आपको बताएंगे। तो यहीं पर दूसरे व्यक्ति हैं, उनका नाम होता है दोस्तों हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल कहते हैं देखिए भाई साहब, आप टेलर महोदय का छोड़िए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में काम करिए, प्रशासनिक रूप में काम करिए, जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग 8 आवर काम किया व्यक्ति करके घर जाए, क्यों फालतू उसका सर चाट रहे हो। जितना उसको एक ही काम दो उसको और बेहतर करेगा। 10 काम दे कर नहीं तो दे दोगे ना, वो तो पहला वाला काम बेहतर किया ना बाद वाला काम बेहतर कर पाएगा। इसलिए आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो इन दोनों के मॉडल को भी समझेंगे। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेसिंग कॉस्टिंग आप पढ़ेंगे इसमें दोस्तों कि आप अलग अलग बेसिक, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, पेन को पहले यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट है, सेकंड में इसको फिनिशिंग गुड में कितना आया, और लास्ट में इसको सेल्स करने में कितना कॉस्ट आया, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग कॉस्टिंग। इसमें आप पढ़ेंगे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये भी चीज आप पढ़ते हैं। इस पे भी आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। जिसमें मान लीजिए खली है, आप खली वो नहीं जो फाइट वाला, ये जो सरसों होता है, सरसों का आप जब तेल निकालते हैं तो उसमें आपका एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। जो खली निकलता है उसको आप मार्केट बेच में कुछ पैसा अर्जित कर लेते, ये होता है एब। लॉस तो हुआ, सरसों आपका मान लीजिए 10 kg था, लेकिन तेल मिला 2 kg, बाकी आपको मिल गया क्या, खली। तो तेल एक साइड हो गया, खली को फिर बेच करके पैसा ले आया, ये दोनों क्या हो गया, जो लॉस हो रहा था लेकिन उससे आपका प्रॉफिट मिल रहा ना, एबनॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ। एक होता आप दूध उबालते हो, तो दूध उबालते उबालते अचानक से बाहर निकल गया, जैसे उबाल रहे हो तो अचानक फ्लो करके बाहर गिर गया, वो उसको नॉर्मल लॉस बोलेंगे। ये काफी चीजें आपको अलग चैप्टर होता है, ये प्रोसेसिंग कॉस्टिंग की बात हम करते हैं। देन एक होता है टेंडर कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मीन्स होता है सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग या
टेंडर कॉस्ट पड़े होंगे, ये चीज़ें आपको मिला होगा कॉन्ट्रैक्ट में। सर्टिफाइड में तो मीन्स होता है जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनाने का, कोई प्लांट लगाने का या कोई रोड बनाने का, तो बोलते सरकार से 50% सर्टिफाइड पैसा ले लेते हैं। 50% सरकार पैसा तब देती है जब आप पूरा फिनिशिंग करते हो। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं तो लोग कहेंगे 50% पैसा ले लो, 50% पैसा आपको तब देंगे जब पूरा आप कंप्लीट करोगे। ये चीज़ होता है आपका टेंडर कॉस्ट। तो दोस्तों और एक होता जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, बाकी इतना ही था दोस्तों। तो आज ही पूरा हमने ऑडिट एंड अकाउंटिंग के ऊपर बात किया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बात करें कि आज कल बताते हैं? कल बता दें, चलिए बात कर लेते हैं बस समरी तरीके से, उसके बाद कल थोड़ा डिटेल बनाएंगे। बिजनेस फाइनेंस जब हम शुरू करेंगे इसमें बेसिक 5 पॉइंट को पढ़ना होता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसके बाद कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, देन उसके बाद डिविडेंड, ये बेसिक चीज पढ़ते हैं। ये होता है बिजनेस फाइनेंस। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में आप पढ़ेंगे SDR क्या है, ADR क्या है, GDR क्या है, IDR क्या है। ये बेसिक आपका होता है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। तो ये टॉपिक है दोस्तों, कल इस पे हम बात करेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कॉन्सेप्ट को दोस्तों बार बार रिवीजन करिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और जो भी दोस्तों पेपर है आपका आने वाला है तो उसको एक ही चीज़ याद रखना मन में, कभी भी अपने मन को ज़्यादा एंजाइटी या टेंशन मत लेना कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। आपको बहुत कुछ आती है, आपने MCOM किया है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, तभी जाकर के आप UGC नेट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। सोचिए, और सबसे बड़ी बात, जिनके पास 50% या 55% है वही फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं। जिनके पास अगर 55% नहीं हो, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे। सोचिए आप कितने लोगों से काफ़ी ऊपर हो, बेहतर हो, और आपने पढ़ाई किया है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो पेपर 1 का भी कम से कम रोजाना 200 क्वेश्चन, पेपर 2 का कम से कम 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना आपके पास टाइम है बेहतर करिए, गारंटी लीजिए अपने आप पे, अपने आप से बात करिए, मोटिवेट रहिए कि मैं ये पेपर जरूर बेहतर करके निकलूंगा। थोड़ा एडवांस लेवल चीज़ें होती हैं उसको देख लेना। एडवांस में जैसे कुछ करंट चीज़ें होती है, गवर्नमेंट ने क्या इकोनॉमिक्स में चेंज किया है, या टैक्स के क्या बेसिक रूल चेंज किया है, या कौन सी चीज़ अभी जैसे बीच में अभी लेटेस्ट में आजकल कुछ जो आपकी मोटर व्हीकल है इन पर टैक्स रेट बढ़ाया घटाया जा रहा है, भी देख लेना। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। कल पूरा बिजनेस फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे ना, कभी और बात करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। इसलिए आज इतना ही है। पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदगी पढ़ाई को एंजॉय करने का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।